अपनी सर हाउस इन ऑर्डर होगा तो मेरा वही टाइम काउंट कीजिएगा। इस शोर व गुल को असेंबली के फाजिल टाइम में काउंट कर लें सर। ये शोर व गुल का टाइम जो है ये फाजिल टाइम में काउंट करें। आपके 20 मेंबरान बोल चुके हैं, अब मैं उधर जरा ज्यादा दूंगा, इधर कम दूंगा। जी बात करें पटेल साहब। सर शुक्रिया। कुछ चीज़ों में तस्हीह की ज़रूरत है इससे पहले कि अपनी बजट स्पीच की तरफ आएं। इंतहाई एहतराम के साथ मैं आपके तवस्सुस से अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक बात बार बार दोहराई गई कि जी नेब के कवानीन से फलां शख्सियत अशख़ास को रियायत मिली। सर उसमें एक तस्हीह बहुत ज़रूरी है और वो तस्हीह दो सिमतों में की जा सकती है। एक तो इस असेंबली का एक कायदा है, कानून है, वो इंसान को अगर अल्लाह ताला ने ओहदा बड़ा दे ही दिया है तो उसे आता नहीं तो सीख लेना चाहिए कि जो लोग इस असेंबली में मौजूद ना हो उनके खिलाफ पीठ पीछे बात नहीं की जाती, इसको मुनाफकत कहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप उन अशखास का नाम लेते हैं कि जिनको नैब के कवानीन की वजह से, तरामीम की वजह से फ़ायदा मिला, तो खुदा के वास्ते वो लंबी फहरिस्त भी यहाँ बयान कर दीजिए जो ड्राई क्लीनिंग के ज़रिए आपके जमात में शामिल की गई। नैब के केस बना बना के जो भी जाता था वो धुल कर जो है आपके पास आ जाता था, वो क्लीन हो जाता था। ज़माने भर के दागदार चोर डाकू जो है वो क्लीन होकर आपके पास आए, कुछ रह गए और कुछ वक्त के साथ भाग गए। यहाँ तक के आप कहते थे कि इसको तो चपड़ासी भी नहीं लगाऊंगा, अपने इंटीरियर मिनिस्टर चपड़ासियों को लगाया। मेहरबानी करके वो भी जिक्र हो जाए तो बेहतर है। अब मैं आता हूं सर अपनी बजट स्पीच की तरफ, और ये भी बात करूंगा कि आज तक का नैब का सबसे बड़ा मुतनाज़ा मसला क्या है। ये 180 करीब पाउंड के 180 अरब पाउंड वाला कौन सा मसला है? ये आप मुझे बताइए, इसका गबन किसके जिम्मे है? ये केस किसके जिम्मे है? ये पैसे किसके जिम्मे है? कहां से आए और कहां गए? नेब का सबसे बड़ा अलमिया, उसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। आप किस पर किस तरह उंगली उठा सकते? जनाब अली, बजट स्पीच एक रिवायत भी है। तो सही कहा दोस्तों ने कि मामला जूं का तू है, हर एक अपनी बात कर रहा है। जनाब अली, हुआ इस तरह है कि गुज़िश्ता कोई 30-40 साल से हम वॉर ड्रिवन इकोनॉमी हैं। जब कोई जंग शंग हो जाती है तो कुछ पैसे वैसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत ठीक हो जाते हैं, मामला सरमायाकारी भी हो जाती है, सनद भी चल जाती है। और क्योंकि हमने अपना तो कुछ बनाया नहीं, और जो अपना कोई अच्छा बीज बोने के मामले में संजीदा थे उनको तो हमने फांसियां चढ़ा दी, किसी को ज़ियारत में बेच के कैद तनाई में मार दिया, किसी को इसी अडियाला में फांसी चढ़ा दी गई, किसी को लियाकत बाग में कत्ल कर दिया गया। तो मोहसिन कुश कौम होने के नाते आज हमें ज़रा सा अपने माजी पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हमने अपने मोहसिनों के साथ क्या किया, और उसके बाद हमें अपने हाल पर रोना चाहिए कि हमने अपने मोहसिन कत्ल किए हैं, इसलिए आज हमारा ये हाल है। सर 2002 या 2000 एक बहुत बड़ा टर्न है ये, जहां स्टैंड बाय मईशतदान तो उस तरफ बैठे, मैं मईशतदान नहीं हूं, थोड़ा सा सियासियात का एक तालिब इल्म हूं, छोटा सा। ये 2000 सन में जो स्टैंड बाय आपको इक़दामात और जो मिले अहकामात अंकल IMF की तरफ से, उसके बाद हालात खराब हुए
और उस वक्त से लेकर आज तक आपका सारा बजट, मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि आईएमएफ की शराइत को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। हुकूमत नवाज लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, हम सारे वजीर इंपोर्ट करते हैं। आज भी हुआ है वजीर इंपोर्ट, इन्होंने भी किए, हमारे पास भी रहे। हमने इकोनॉमी का कोई नया आइडिया इंप्रूव नहीं किया, सिर्फ वजीर इंपोर्ट करने पर तवज्जो रही। और वो वजीर बेचारे जो आईएमएफ वालों के मामलात थे उनको देखते हुए वो बजट बनाते थे। अब सर एक गठजोड़ होता है मुल्क के सरमायादार और इकोनॉमी में। जब वो ठीक रहता है तो मामलात चलते हैं, सनद चलती है, मामला गरीबों तक भी पहुंचता है, कुछ रोजगार मिल जाता है। लेकिन जब वो रुकता है तो वो रोजगार भी चला जाता है और मुतवस्सत तबका सबसे ज्यादा उसमें पिसता है और वो गुर्बत की लाइन की तरफ चला जाता है। और मोहतरम साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने एक जिरगा इस वक्त लगाया हुआ है जो असेंबली में, तो आप संजीदगी का एहसास कर सकते हैं इस मुल्क को कौम के साथ। अब उन्हें पता ही नहीं कि मैंने उनका नाम लिया है, अंदाजा कीजिए। ये संजीदा कौम है, ये संजीदा जमात है। असद साहब, ये जिरगा कहीं और भी हो सकता है। काइंडली मेंबरान तशरीफ रखें। उन्हें कुछ पता नहीं, अगर बात करनी है लॉबी में चले जाएं या पीछे बैठ के बात कर लें। कुछ पता नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ ये पीछे बैठ के बात कर लें या लॉबी में चले जाएं। माशाल्लाह संजीदा लोग हैं सर। ये आमिर साहब, आमिर डोगर साहब, ये मीटिंग जरा खत्म कर लीजिए, साइड पे कर लीजिए प्लीज। जी सर, हम थोड़ी से जो सर्वे होता है हमारा, उससे थोड़ी सी फिगर ले सकते हैं कि आप ये देखिए कि 80 की दहाई में 80 बच्चों के लिए हमारे पास एक स्कूल था, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, 80 बच्चों के लिए। आज हमारे पास 1500 बच्चों के लिए एक स्कूल है। ये तो हमने सबने मिलकर काम किया तालीम में। और इसी तरह 1 लाख लोगों के लिए एक अस्पताल था, आज 2 लाख लोगों के लिए एक अस्पताल है। मैंने ये सिर्फ छोटी सी फिगर, मैं ये आशारिया जीरो में नहीं जाऊंगा, मैं सियासी बतौर तालिब इल्म के सिर्फ एक बात बताऊंगा, ब्रोनाई के शहंशाह वाली बात कि उसको किसी ने कहा कि आपकी जीडीपी कितनी है, उसने कहा कि भाई जीडीपी क्या होता है, उसने कहा जी ग्रोस डोमेस्टिक ये। उसने कहा कोई नहीं, आप जाकर बाजार में मेरे लोगों से मोहल्लों में देखें, अगर वो खुश है तो मेरी जीडीपी ठीक है, और अगर वो नाराज हैं और वो भूखे हैं तो मेरी जीडीपी खराब है। ये कौन सी बात है? आशारिया 0, 1, 2, जीडीपी 5 पॉइंट, जीडीपी 6 पॉइंट। जरा बाहर तो निकल के देखें, लोग रो रहे हैं, लोग भूखे हैं। आप कोई भी फिगर पेश कर दे, लेकिन जब तक अवाम खुशहाल नहीं, कोई जीडीपी ठीक नहीं। और ये आपके जमाने में भी रही, इनके जमाने में भी रही, और बदकिस्मती से हमें भी ये विरसे में मिला। और कर्जा लेने का, अगर आप कहते हैं कि कर्जा लेने का कोई इल्जाम है तो वो कायद से फिर शुरू करें, क्योंकि पहला कर्जा तो जनाब कायदे आज़म के जमाने में ही लिया गया और वो कर्जे की शरह बढ़ती गई। कुछ जंगों ने हमारे हालात ठीक किए, लेकिन फिर कर्जे और बढ़ते गए, और फिर यूं हुआ कि हम लोग आईएमएफ के गुलाम बन के रह गए। और एक इनकलाब आया फिर, और वो इनकलाब था कि हम आएंगे, आईएमएफ के मुंह पे पैसे मारेंगे, पाकिस्तान की मईशत को एक ही दिन में इस दलदल से निकालकर बाहर ले जाएंगे। आज बात तो हो रही है, लेकिन 4 साल, और बात की गई कि जी अरस्तू हैं इस तरफ, वहां तो अरस्तू भी थे, सुकरात भी थे, बुकरात भी थे, और वो बार बार तब्दील भी होते रहे, लेकिन ना आईएमएफ के मुंह पे पैसे मारे गए, ना इस मुल्क का कर्जा उतरा। और कल एक दोस्त ने कहा कि हमें भिखारी बना दिया, तो मुझे एक वाकया याद आया कि ऑफिशियली तारीख में पहली बार एक वजीर
एक मुल्क से फितरा लेने गया, वो बताइए कौन सा वजीर था और किसकी हुकूमत थी और किसका दौर था। ऑफिशियली फितरा लेने हमारा एक वजीर की कैपेसिटी में गया सऊदी अरब, और उसने तस्वीर खिंचवाई, पीछे लिखा हुआ था आजा फितरा है पाकिस्तान, ले जाओ भाई चलो। वो आप बता दें तो उसको आपको सारी बात का अंदाजा हो जाएगा। हाँ सर, वो बेचारे तालीम से महरूम रखे जाते थे, लेकिन जो इस हाउस में नहीं हो उसके लिए मैं बात नहीं करता, क्योंकि पीठ पीछे बात करना मेरी आदत नहीं। जब वो इस हाउस में मौजूद होते थे तो मैं बात करता था, मैं मुनाफकत का कतई कायल नहीं हूं। इन्होंने कहा जनाब इनके जमाने में नैब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहां गए सर? हम पर आपने इल्जाम लगाया कि रिलीफ मिला, उस ड्राई क्लीनिंग का जिक्र नहीं किया, सिलाई मशीनों का जिक्र नहीं किया, और नैब के उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हमने ये किसी के जोर पर, किसी की शय पर, किसी के कहने पर, किसी की जबरदस्ती पर आप पर ये केस बनाए थे। उस माफीनामे का जिक्र नहीं किया गया। और मैं आज भी उस बात को उतना ही सच्चा मानता हूं जो इस असेंबली के पहले हफ्ते में मोहतरम सदर पाकिस्तान ने उस बेंचों पे से कही थी कि ये नैब और ये मईशत साथ नहीं चल सकते, और वक्त ने साबित किया कि वो न चले और उनकी बात ठीक साबित हुई। जनाब अली, हम आगे चलें। कल कुछ 4-5 घंटे की, परसों मैंने खुद यहां स्पीच सुनी। देखिए, सबसे रेलेवेंट आदमी वजीर आजम के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसमें कोई डाउट, शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। और वजीर खजाना बजट पेश करता है। वजीर खजाना का बजट पेश करने के बाद वजीर आजम ही हदफ तनकीद होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीड कर रहा है, और उसको हदफ तनकीद बनाने वाला सबसे बड़ा जो चेयर होल्डर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ये पार्लिमानी जमहूरियत का एक उसूल है। 4, सवा 4 या 3.5 से 4 घंटे, पौने 4 घंटे जो भी है मुस्तफा भाई, एक एक लफ्ज हमने मुकम्मल खामोशी और सुकूत के साथ सुना। क्यों हम इतनी खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए थे? जरा कभी इस बात को भी सोचना। हम ये जानना चाहते थे कि आपका इल्म और आपकी तहकीक कितनी है, वो आपकी तकरीर बताएगी। आप इस मुल्क की मईशत के मामलात में कितने संजीदा हैं, वो आपकी तकरीर बताएगी। मैं बजाते खुद जाती अनात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन आपकी तवस्सुत से मैं एक बात कहूंगा, और ये मैं बखुदा कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। मुझे मायूसी हुई। मैं चाहता था कि पहले जिस तरह कहा गया कि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वाकई डाइसेक्ट किया जाए, लेकिन वो डड्डू इनसे डाइसेक्ट नहीं हुआ, बल्कि डाइसेक्ट ने डड्डू कर दिया। मामला उल्टा हो गया। और किसी एक मसले पर जब तफसील में जाने लगे तो कहने लगे कि जी ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। फिर हम आ जाते हैं इस तरह कि हमारे लोग जेलों में हैं और हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। वो 3 घंटे की स्पीच मईशत में कोई एक मशवरा, कोई एक ऐसी तनकीद कि जो इस्लाह का रास्ता बना सके, अगर उस 3-4 घंटे में थी तो उसको दोहरा दिया जाए। मेरे पास एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें अपनी बातें बहुतें करने को, तो हम किसी का जवाब क्या दें, इसलिए अपनी बात करते हैं। जनाब, उन्होंने कहा कि मैं 2 बातें एक साथ की। उन्होंने कहा कि हिटलर का एक सलाहकार था जो हिटलर को वही सुनाता था जो हिटलर सुनना चाहता था,
और आखिर हिटलर का जवाल हो गया। और साथ ही ये कहा कि मैं सन 2000 से बजट बनाता चला आ रहा हूं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी सलाहकार थे, जो अभी बेचारा जेल में अंदर है, ये भी उसके सलाहकार थे। क्या ये भी हिटलर के उस सलाहकार की तरह ऐसे ही सलाहकार थे कि उसको वो वहां पहुंचा दिया है? ये अपने आप को कह रहे थे कि किसी और को कह रहे थे? और साथ साथ कह रहे थे कि मईशत का मुझे बड़ा तजुर्बा है, फाइनेंस का मुझे बड़ा तजुर्बा है, सन 2000 से सारे बजट मैंने बनाए। तो भाई, तो हमने तो अपना मुल्जिम पकड़ लिया है पाकिस्तान ने। तो आप जब खुद कह रहे हो कि मैंने हर हुकूमत का बजट बनाया है, तो फिर हमने तो देख लिया कि हमारी तबाही का जिम्मेदार कौन है। अब आप कहते हो कि जनाब हमें एक साजिश के तहत हटाया गया। मेरे भाई, 4 साल बहुत अरसा होता है, और मैं फिर ये दोहराता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि आपके नारे और आपकी बातों से किसी कदर हम भी ये सोचने लगे थे कि यार, एक दोस्त ने तकरीर में भी कहा कि जी तरक्की उस वक्त होगी जब फला फला आदमी आएगा, इस कुर्सी पे बैठेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी, लोग बाहर से पैसा भेजेंगे। यार, ये तो हो चुका। ये आप पुराने ख्वाब क्यों देख रहे हो? इसी बुनियाद पर तो आपको एक बार हुकूमत मिली। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आज भी जो मौजूद हैं, ये उस वक्त भी थे, इसी मईशत के ख्वाब में कि आप मुल्क को यूं चुटकियों में भंवर से निकालेंगे। 4 साल तक आपको बर्दाश्त किया गया। कौन सी नई बात थी? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? आपने कशकोल न तोड़ने के बहाने पर जो 9 माह जाया किए, IMF की कड़ी शराइत पर आखिर असद उमर घंटों IMF के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। उसके नतीजे में हम स्टैंड बाय प्रोग्राम में थोड़ा सा इल्म भी रखा, थोड़ा सा मालूम भी कर लिया करें कि अगर जाना ही था IMF के पास तो आप अपनी शराइत पे कर्जा ले सकते थे। आपने कहा नहीं, और आप उस दिन गए जब IMF का दरवाजा आखिरी चौकीदार बंद करके जाने वाला था। आप उसके पैर पड़ गए कि चाचा दरवाजा खोलो, जिस शर्त पे भी देना है दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने फिर अपनी शराइत पे दिए। तो अगर पाकिस्तान माशी दलदल में है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी तरफ जाता है। क्यों? कि आपका वजीर खजाना खुद कहता है, जब उसको कहा गया कि आपसे पहले पाकिस्तान का जो कर्जा था वो दुगना हो गया, आपने 100% उसमें इजाफा किया, तो उसने कहा नहीं, 100% नहीं, 76% इजाफा किया। ये उसने, तरीन साहब ने खुद कहा। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उस तरह की एक बात है कि आप किसी शख्स को पकड़ लें और कहो तुमने 100 कत्ल किए, वो कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ 76 बंदे मारे। ये कोई इनको जुर्म नहीं रखता कि 76% जो है वो सिर्फ इनके, आप जो नए लोग हैं उनके इल्म के लिए भी ये बात है कि आप खुदा के लिए ये सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान का 76% कर्जा आपके इन 4 सालों में बढ़ा है। यकीनन हालात मुश्किल है। जनाब अली, डिफेंस बजट पर आपने तनकीद की। देखिए, 2008 में, यह भी थोड़ा सा इल्म हासिल करने वाली बात, 2008 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो पहली हुकूमत थी जिसमें वन लाइनर ही सही पाकिस्तान की डिफेंस का बजट डिस्कस हुआ था। किसी को पता है भी या नहीं? आप मुझे बता दें, आपके 4 साल में जब कोई अम्मी था, कोई अब्बू था, कोई बाप था, कोई मां था, कौन सा बजट डिस्कस हुआ? अब जब बाप बनाया है और कहा है, तो बाप तो भाई सजा भी देता है, वो घर से भी निकाल देता है, कभी थप्पड़ भी लगाता है। जब बाप कहा है तो बर्दाश्त भी करो। हम तो उस वक्त भी हैरान थे कि यार ये क्यों इतने बड़े बड़े खिताबात दे रहे हो। आज आप कहते हो कि जी बाप ने थप्पड़ मारा,
तो बाप तो फिर बाप होता है। आप जरा सा लाइन क्रॉस करोगे, वो थप्पड़ भी मारेगा, वो घूंसा भी मारेगा। हमने, मैं सर भाई साहब रहने दो, हमने जनाब वो वक्त भी देखा है। आज इंसाफ की आप बात करते हो, मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। एक फैमिली पूरी कत्ल करके उसके बच्चे को 6-7 साल 8 साल के बच्चे को एयरपोर्ट पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया था, याद होगा। और उसको भी मारने आ रहे थे। वो फैमिली गलती में कत्ल हो गई थी, लाहौर की। मेरे एक वजीर ने यहां खड़े होके इधर दोनों हाथ ऊपर किए, दुरूद भी पढ़ा, कलमा भी पढ़ा, और कहा कि मुल्जिमान को यहां लाके खड़ा करेंगे। उसके बाद ना वो खुद आया ना मुल्जिमान आए। इन नामों की जब आप बात करते हैं और कलमों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा झूठे दुरूद और कलमे हमने इन्हीं बेंचों से सुने थे। लिहाजा खुदा के वास्ते इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। तो जो भी आप बात करें, थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। जनाब कहते हैं हम महज़ब माशरा कब तब बनेंगे जब फला फला फला। मैं कभी बिलो दी बेल्ट आज तक मैंने बात नहीं की। मैं किसी की जातियात पर नहीं जाता, पॉलिटिकल शख्सियात की बात करता हूं, उनकी आदात की बात करता हूं। हम महज़ब माशरा कब बनेंगे? आपने माशरे में महज़ब होने की क्या क्या मिसालें कायम की? कभी इतनी तजलील हुई है उन शोहरों की जो आज अदालत में पेश हो रहे हैं कि जी मेरी बीवी को भगा के ले गया। ये महज़ब माशरा, खुदा बचाए इस महज़ब माशरे से। इस तरह के महज़ब माशरे की आप बात कर रहे हैं कि एक मुल्क के सरबराह को कोई अपने घर में दावत देने से डरता हो कि बहन बेटी पे ना नजर डाल दे। ये महज़ब माशरा है, ऐसा महज़ब माशरा। सर खुदा के वास्ते हमें इस महज़ब माशरे की जरूरत नहीं है। कहते हैं पीटीवी कौन देखता है, और मुझे सिर्फ पीटीवी पे चलाया जाता है और पीटीवी पे हुकूमत के चीजें चलती रहती। आप क्यों भूल जाते हैं कि एक साबिक वजीर आजम पीटीवी के कैमरे को चिपक गया था, निकल ही नहीं रहा था उससे। जब पीटीवी ऑन करो तो वो बात कर रहा होता था। आज कहते हैं वजीर आजम हाउस का खर्चा, जब तक अपोजिशन में थे तो हम भी दिल से इनके साथ थे, कहते थे ये वज़रा जो है ये बहुत प्रोटोकॉल लेते हैं। सर खुदा की कसम, जब ये वजीर बने तो ये एक एक वजीर आजम के बराबर प्रोटोकॉल लेता था। मैंने खुद इनको देखा है। ये उस वक्त तक शरीफ थे जब तक मौका नहीं मिला था, बाकी दिल के अरमान सारे इन्होंने पूरे किए। जैसे ही मौका मिला तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए वज़रा के। एक एक वजीर के साथ 30-30 गाड़ियां। वही वजीर जो कहता था कि जी साइकिल पे आना चाहिए। और आप बात करते हैं खर्चे घटाने के। यार आप 15-20 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर में तय करते थे। ये कहां, कौन सी अकल की बात आप कर रहे हो? ये 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, यहां से 8 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो आप हेलीकॉप्टर पे जाते थे और हेलीकॉप्टर पे आते थे। आज हमें लेक्चर दे रहे हो। और आपने पैसे बचाने के नाम पे वो गाय भैंसे बेचना शुरू कर दी, और चोट आप भी बिक जाओगे उसमें। तो और गाय भैंसे बेच के आपने 35 लाख का मुशायरा प्रेसिडेंट हाउस में करवा दिया अलवी साहब ने। यानी सारी गाय भैंसे बेच के आपको मुश्किल से 18 लाख मिले थे और 35 लाख का मुशायरा कर दिया। ये कोई अकल की बात है आपकी? और गाड़ियां आपने बेच दी, वो गाड़ियां बेच के फिर करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां आपने मंगा दी। अब जनाब आते हैं, सजेशन दें। अच्छा, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, हमारे वजीर खजाना अगर हों। ये मेरी पार्टी लाइन नहीं,
मेरी पार्टी का मंशूर नहीं बयान कर रहा। मैं फिर कहता हूं, मैं अपनी राय रखता हूं, लेकिन डिसिप्लिन मेरा वही है जो मेरी पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मैं आज से आपसे एक सजेशन दूं, आओ इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। आधी बात मुस्तफा भाई ने की, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आप इनकम टैक्स, अगर वजीर खजाना यहां मौजूद होते और हमारे दोस्त बार बार वहां से उठ उठ के खुश ना होते इनसे हाथ मिलाने के लिए इन वज़रा से, तो मैं कोई वो बात भी करता। हम इनकम टैक्स खत्म कर देते। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम इनकम टैक्स खत्म कर देते हैं, हम टोटल वेल्थ टैक्स की तरफ चलते हैं। भाई क्यों बेरोजगारों ने बंगले रखे हुए? एक शख्स जिसका 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का मकान है, वो कहता है मैं तो बेरोजगार हूं। आप सोचो, अगर बेरोजगार आदमी के पास 50 करोड़ का घर है और जो बेचारा सुबह से रात तक मेहनत करता है वो 20 लाख का मकान नहीं बना सकता, ये कितना बड़ा तजाद है। हम वेल्थ टैक्स पर चलते हैं, सब मिलके चलते हैं। हम चलते हैं कि जी आप असल टैक्स वैल्यू नहीं, असल वैल्यू लिखो कागज में। अभी इस वक्त आप जाओ, 20 करोड़ का मकान कागजों पे लिखा हुआ है 1 करोड़ का। आप 20 करोड़ का लिख के उस शख्स से इकरारनामा भी लो, और इकरारनामा ये लो कि तुम इसमें ओरिजिनल वैल्यू लिखो, अगर जरूरत पड़ी तो रियासत तुम्हें 25% ज्यादा देके ये वापस भी ले लेगी। देखो कैसे नहीं लिखता। वो बोलेगा यार करोड़ का लिखूंगा, 1.25 करोड़ दे के वापस ले जाएंगे, इसलिए वही जो मकान 15 का है 15 करोड़ ही लिखो। 1% वेल्थ लगा दो। मैंने अरबों रुपए की इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां देखी हैं जो 25,000 रुपए इनकम टैक्स देती है। उसको बोलो भाई तुम्हारी जमीन 60 करोड़ की, तुम्हारी मशीन 1 अरब की, तुम्हारी टोटल वैल्यू 2 अरब, और तुम कह रहे हो जी कमाई नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, ये 25,000 रुपए ले लो। नहीं, हमें उस 2 अरब का 1%, आधा % दे दो। आप देखो मुल्क कैसे कुछ। ये वजीर खजाना नए लाने से कुछ नहीं होगा। इस बरादरी, अगर ये बरादरी अपने आप को बरादरी समझे तो आपने और मैंने मिलके ये करना है। लोगों ने हमें इसीलिए यहां भेजा है और हमें एक दूसरे को गालियां देने नहीं भेजा। आओ मिलके इस तरह का कोई निजाम लाएं, ये मेरी जाती राय है। आप इस राय को मुकद्दम समझे ना समझे, ये मेरी जाती राय है। इनकम टैक्स डिस्क्रिएशन है, वो पावर है। वो एक इंस्पेक्टर जाता है, वो मुका कर लेता है, वो जिस पे जितना टैक्स लगाए, वो जितना कोई रिबेट खा जाए, वो जितना कोई कस्टम में चोरी कर ले, ना रखें डिस्क्रिएशन। ओरिजिनल वैल्यू पर चीजों को लाएं, आधा % रखें, 1% रखें। आप सिर्फ चले कैपिटल से शुरू करें, इस्लामाबाद से पहला मॉडल बनाएं। यहां मैंने घर देखे, मैं तो हैरान हो गया हूं। यहां तो घरों की कीमत 30-30 करोड़ भी है। तो वो लिखें, वो 30 करोड़ का 1% तो दे दे। या तो फिर अगर वो गरीब है तो वो घर कैसे मेंटेन किया हुआ है, घर रखा कैसे हुआ है, और 4 घर किराए पे क्यों दिए हुए हैं, वो लाया कहां से ये। तो जनाब अली अगर संजीदा हो तो बात हो सकती है, लेकिन गालियां देने से अगर आपको फुर्सत हो जाए। जनाब अली थोड़ा सा मजीद, एक रूल ऑफ लॉ की बात की गई। जनाब रूल ऑफ लॉ आपने कहा कायम नहीं होगा तो इस मुल्क में अमन नहीं होगा। अच्छा, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? हर जनाब अली चोई साहब तुझी कोई साड़ा रहम कर दो, चौधरी एजाज एहसन साहब, सॉरी एहसन इकबाल साहब, सर थोड़ी कोई मेहरबानी। आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं किस चीज को, या मैं रूल ऑफ लॉ कहता किस चीज को, या हर शख्स अलग डिफाइन कर। अभी हमारे कराची के दोस्तों ने भी रूल ऑफ लॉ की बात की। वो कराची के अमन को रूल ऑफ लॉ से तशबीह देते। मेरे कोई और दोस्त जो वहां से तकरीर कर रहे थे, वो रूल ऑफ लॉ को किसी और जुमरे में ले जाते। लेकिन रूल ऑफ लॉ बुनियादी तौर पर क्या होता है कि इस मुल्क में
छोटा सा छोटा गरीब, छोटा कोई नहीं होता, अल्लाह किसी को ना करे, गरीब से गरीब इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट फील करे। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। बाकी कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अगर और रूल ऑफ लॉ की आप बात करेंगे तो बेकार में बहस कहीं और चली जाएगी। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। आपका भी नुकसान हुआ है, नुकसान दूसरों का भी हुआ है, आपको पता नहीं। आपके साथ साथ नुकसान दूसरों का भी हुआ है। आपको थोड़ी सी या ज्यादा मार पड़नी अभी शुरू हुई है। जो लोग यहां से वहां गए हैं, वहां से यहां आए, आपके पास बहुत लोग ऐसे हैं, उन्हें पता है कि आपको तो अभी उंगली भी किसी ने यूं घिसाई नहीं है। ओ भाई, हमें तो कोड़े भी पड़े, फांसियां भी हुई हैं। आप कहते हो आपके 25 लोग 15 लोग मारे गए। मैं कहता हूं मुझे बहुत अफसोस है, सियासी वर्कर शहीद नहीं हो। आपको पता है 176 कितने दुनिया में किसी सियासी जमात का एक नजरिए का कारकुन इतनी बड़ी तादाद में 1 मिनट के अंदर नहीं शहीद हुआ। शाहराह फैसल पे 176 हमारा कारकुन वहीं टुकड़े टुकड़े हो गया। आप किस जमात से बात कर रहे हो? आप हमसे बात कर रहे हो? हमने अपने दो वो अजीम लीडर जिनको दुनिया इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानती थी, वो इस पिंडी में गंवाए, हमने इस्लामाबाद में गंवाए। एक बम धमाके में तो एक नाजायज फांसी। आज आपने कोई एक सवाल किया है आप में से इखलाकी जुर्रत? आप अपना तो बात करते हो कि जी इसके बाल घसीटे, इसका ये खींच लिया, इसके पतलून उतार। आपने एक खड़े होकर कभी कहा है कि यार अगर वो नाजायज फांसी थी भुट्टो को तो सजा किसको देनी है? आप कहो कि सजा किसको देनी है? No cross talk, please, please. बेटे Order in the house. Order in the house. क्रॉस टॉक में आप चेयर को एड्रेस करें पटेल साहब। रिकॉर्ड है क्रॉस टॉक में, मेरा एक अपना रिकॉर्ड है। मेहरबानी करके मेरे साथ वो वाला काम ना करें, वो उसमें नुकसान जाहिर है, फिर गलत बात हो जाएगी। क्रॉस टॉक फिर ये हो सकता है बहुत लंबा हो चलेगा। जनाब वाली, हाँ मेहरबानी मस्ती खेल साहब, आप जानते हो बहुत अच्छी तरह। जनाब वाली, मैं सिंपल इस दिस एक बात चाहूंगा कि इस मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है और कुर्बानियां देने के बावजूद अगर हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे साथ हों। मैं इस पॉइंट पे आपके साथ हूं कि मेरे शहीद कायद को फांसी हुई लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस पॉइंट पे आपके साथ हूं कि मेरी शहीद बहन को फांसी हुई, बम धमाके में वो मारी गई, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इस पॉइंट पे भी आपके साथ हूं। आप दिन गिनते हो ना, आज फलां को 312 दिन हो गए, 313 दिन हो गए, 14 साल मेरा सदर जेल में रहा, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पॉइंट पे मुल्क तरक्की कर सकता है इफ पेरियरिटी इज पाकिस्तान। और करप्शन, आपको जब मुल्क मिला, आप जो कहते हो ना हमें विरसे में सबसे, देखें जुल्फिकार अली भुट्टो को मुल्क मिलता है, मुल्क टूट चुका है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मुल्क मिलता है, ज़ियाउल हक के 11 साल मार्शल के बाद 18 महीने में उनको निकाल दिया जाता है। नवाज शरीफ को मुल्क मिलता है, फिर हमें 93 में मिलता है। पाकिस्तान डिफॉल्ट दहशतगर्द करार दिया जाने वाला है, हमें मुल्क मिलता है 93 में। आपको 2 स्मूथ ट्रांजिशन के बाद मुल्क मिला। 8 से 13 पीपल्स पार्टी, 13 से 18 PMLN। आपको मसला क्या था? लेकिन आपके दरअसल दावे बहुत बड़े थे, कसूर आपका भी नहीं था। आप लोग, आपके लीडरान प्रैक्टिकल नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि ये जो आसपास अभी इतने मशवरे दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, ये जो अरस्तु और सुकरात ये जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ये अमली तौर पर नाकाबिले
जमीन पर ये काम नहीं करेंगी, ये नाकाम हो जाएंगी, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं। आपका कसूर ये था, आपको वोट पड़ा पहले भी, आपको इस बार भी वोट पड़ा। आपने पिछली बार पूरी कौम को, मैं कहता हूं, देखें, अगर किसी का सियासतदान से यकीन उठता है तो वो सियासतदान सिर्फ पीटीआई का नहीं, वो सियासतदान नून का भी है, वो पीपल्स पार्टी का भी है। ये अलग बात, आप अपने आप को इस बरादरी से अलग करते हो। पूरे नौजवान 70%, अगर 80% आपके साथ थे तो उन 4 सालों में देखा आपने कितनी शदीद तनकीद आप पे भी होने लगी थी। देखिए, रियलिटी है ना। और अगर इस मुल्क के इस जो ये नई जनरेशन है, इसका एतमाद जो आधा टूटा था और आधा फिर टूटेगा, तो फिर ये ना आप पर यकीन करेगी, न नून पर, न मुझ पर। वो ये नहीं देखेगी कि ये पीटीआई है, ये नून है, ये पीपल्स पार्टी है। वो देखेगी ये सियासी बिरादरी है, इस पर यकीन नहीं रखना। लिहाजा खुदा के वास्ते जरा अकल से काम लो। मैं नहीं जाता ऐसे मसले पर, मैं मौजू नहीं छेड़ता आपके 9 मई के, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं तामीरी बात करना चाह रहा हूं, मेरी तामीरी बात को मेहरबानी करके सुना जाए। जनाब, एक सेहत कार्ड का एक बार बार आपकी तरफ से जिक्र किया गया, उसको मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं आपकी फिर वो तस्हीह कर दूं। जब वजीर सेहत का कलमदान मुझे मिला तो आप ही के सूबे के जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, आप जानते हैं, डॉक्टर फखरे आलम, उन्होंने मुझे आकर बताया कि आपका सूबा केपीके और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट 3 मीटिंग्स कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को गौर से सुना जाएगा चेयरमैन पीटीआई साहब की तरफ से, ताकि अपने लोगों को भी बता सके। अरे आपसे फर्क क्या पड़ता है, तुम कभी इधर उधर छोड़ो। तो जनाब, तय ये हुआ था आपके सूबा केपीके और वजीर आजम के दरमियान, हालांकि आपका वजीर आजम इसके खिलाफ था। वो चाहता था नहीं कि ये सेहत कार्ड वफाक के पास रहे और वफाक इसकी अदायगी करता रहे, लेकिन केपीके के गवर्नमेंट की, जो आपकी गवर्नमेंट थी, उनका इस पर जिद थी कि नहीं, चूंकि हमने नया फाटा जम किया है तो ये सेहत कार्ड सूबे को शिफ्ट किया जाए विद एसेट एंड लायबिलिटी।